हेलो एवरीवन। तो आप देख रहे हैं एग्ज़ाम स्टडी चैनल, जिसके माध्यम से निःशुल्क एनसीईआरटी सीरीज चल रही है। जो क्लास 6 की पॉलिटी की एनसीईआरटी है, जिसमें आज हम देखने वाले यूनिट 4 आजीविका, यूनिट 4 का चैप्टर नंबर 8 ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। तो इसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 8 ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। जैसा कि हम इसमें देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के क्या साधन हैं, इसके बारे में हम आज देखेंगे। तो इसमें पहले पार्ट में हमने अपने जो जीवन के मौजूद अनेक तरह की विविधताएं पर नज़र डाली। जैसे कि पिछले पार्ट में हमने देखा कि जो इसमें मौजूद है जीवन की विविधता के बारे में जो एक नज़र डाली, और फिर इसमें हमने इस पर विचार किया और अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले और काम धंधे कैसे इस पर जो काम करते हैं उस पर कैसा असर पड़ता है। वहाँ पर पाए जाने वाले जैसे कि वहाँ पेड़ है, पौधे हैं, और उसमें फसलें की मुख्य चीज़ें किस तरह उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इस पार्ट में देखेंगे कि लोग के विभिन्न तरीके और अपनी आजीविका चलाते हैं। इसमें पहले दो पार्टों में यहाँ इसकी पड़ताल करेंगे, और कुछ मतलब कि जो पार्ट में हम देखेंगे कि इसमें कुछ जो उन विभिन्न जानकारी हैं उनको हम कैसे एकत्रित करेंगे, इस पार्ट में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। और फिर इसमें आजीविका के चालन के जो अवसर उपलब्ध हैं, यानी मतलब कि जीविका को चलाने के लिए इसमें कुछ अवसर उपलब्ध है या नहीं है, इसके बारे में जीवन की परिस्थितियां हैं जो एक दूसरे से किस प्रकार और कितनी मिलती जुलती हैं, और वहाँ पर किन समस्याओं का सामना करते हैं, आज हम इनको देखने वाले हैं। तो चलने से तो आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जो इनमें दी गई जो समस्या है और ये किस तरह से होती हैं उसके बारे में दिखलाया गया, जो कि ऊपर की तस्वीर में जो लोग काम करते हुए देखे जा रहे हैं, या उनका वर्णन कीजिए। जो इस प्रकार के जो जैसे कि खेती से जुड़े काम अलग अलग तरह से करते हैं, खेती से जुड़े नहीं, इनकी सूची बना सकते हैं आप कि लोग किस तरह से काम करते हैं और क्या काम करते हैं, इसके बारे में आप देख सकते हैं। तो हम देखेंगे, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा, कलपट्टू गांव। यानी कि कलपट्टू गांव कहाँ का है? ये कलपट्टू गांव आप देखेंगे कि तमिलनाडु राज्य के हैं, तमिलनाडु राज्य का है, जो कि समुद्र के तट पर एक गांव है। और यह कलपट्टू, यहाँ के लोग कई तरह के काम करते हैं। मतलब कि ये लोग हैं, कलपट्टू गांव के जो लोग हैं वह कई तरह के काम करते हैं, और एक दूसरे के गाँवों को यहाँ खेती के अलावा और कई काम करते हैं। मतलब खेती तो करते हैं, इसके अलावा और दूसरे भी काम करते हैं, जैसे कि टोकरी है, बर्तन है, घड़े हैं, ईंटें हैं, और बैलगाड़ी इत्यादि को बनाते हैं। फिर कलपट्टू के कुछ लोग हैं, जैसे कि नर्स है, शिक्षक है, धोबी है, बुनकर है, नाई है, साइकिल ठीक करने वाले, लोहार के रूप में अन्य सेवाएं भी देते हैं। और कुछ दुकानदार यहाँ पर व्यापारी भी हैं, और कुछ गली की बाज़ार की तरह भी दिखती। मतलब कि यहाँ की गली जो है वह भरी भरी रहती, क्योंकि वह बाज़ार की तरह वहाँ पर भीड़ रहती है। आपको तरह से यहाँ पर की छोटी मोटी दुकानें देखने को मिलेगी, जैसे कि चाय की है, सब्जी, कपड़े की दुकान, 2 दुकानें, बीज की है, और 4 दुकानें चाय की है, और इसमें टिफ़िन भी चाय की दुकान में है, टिफ़िन भी मिलता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ धान की खेती को पौधरोपण करते हुए मज़दूर को दिखलाया गया है। तो इसमें आप देखेंगे कि किस तरह से चाय की दुकान के साथ साथ वहाँ पर टिफ़िन का मतलब होता है, टिफ़िन भी मिलता है। टिफ़िन में मतलब कि खाना पीने की जो हल्की फुल्की चीज़ें, जैसे कि सुबह है इडली, यानी कि सुबह सुबह क्या मिलता है, इडली है, डोसा है, और उपमा भी मिलता है। शाम के समय नाश्ता में बड़ा है, बोड़ा है, और मैसूर पाक भी मिलता है। क्या मिलता है यहाँ पर? शाम के समय में आप देखोगे तो मैसूर पाक भी मिलता है।
चाय की दुकानों के आसपास एक कोने का एक लोहार का परिवार रहता, मतलब कि जहाँ चाय की दुकान है वहाँ के एक कोने पर क्या लोहार का एक परिवार रहता है। उसके घर में लोहे की चीज़ें, मतलब कि वो है जो लोहे से जो चीज़ें यानी कि वस्तु बनाता है, उन उन चीज़ों को कहाँ पर मिलता है, वो है लोहे की यानी कि लोहार के घर में मिलता है। बगल में साइकिल की मरम्मत करने के लिए क्या है दुकान भी है, और वहाँ साइकिल भी वहाँ पर किराए से भी मिलती है। गांव में दो परिवार कपड़े धोकर अपनी कपड़े धोने वाले को क्या कहा जाता है, धोबी कहा जाता है, जो कि कपड़े धोकर की अपनी जीविका का साधन आजीविका चलाते हैं। और यहाँ पर कुछ लोग के पास शहरों में जाकर मकान बनाने की, यहाँ के कुछ लोग जो होते हैं वह शहरों में जाकर मकान बनाने का काम करते हैं, कुछ लॉटरी में भी काम करते हैं। गांव के छोटी छोटी पहाड़ियाँ से घिरा, मतलब कि जो गांव है वह एक क्या छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा है, और यहाँ की ज़मीन क्या सिंचित है। मुख्यतः यहाँ पर धान की खेती की जाती है, जैसे कि आपने पिछले पिछले यानी कि इसमें डायग्राम में देखा कि यहाँ पर कुछ महिलाएं और मजदूर हैं जो क्या करते हैं वह धान का रोपण कर रहे हैं, जैसे कि इसमें, और आजीविका चलाते हैं। और फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नारियल है, काफ़ी के बाग है, जैसे कि कपास है, गन्ना है, केला भी उगाया जाता है। आइए कुछ लोग हैं यहाँ पर, कुछ लोग भी यहाँ का कहते हैं मिलों में भी काम करते हैं, जो कि कलपट्टू की खेती में भी काम करते हैं, और आजीविका के बारे में और भी सीख सकते हैं इनसे। तो फिर इसमें अब देखते हैं हम तुलसी के बारे में। तुलसी रामलिंगन यानी कि तुलसी है रामलिंगन की ज़मीन पर काम करता है, मतलब कि तुलसी जो है रामलिंगन यहाँ का मालिक है, जो ज़मीन का मालिक है, उसके घर कौन काम करता है, तुलसी काम करता है। परिवार यहाँ कलपट्टू के पास में 20 एकड़ धान की खेत है, और शादी से पहले वह मायके में धान की खेती भी मजदूरी करते थे। कौन करती थी, कलपट्टू यानी कि कलपट्टू में 20 एकड़ की खेती जो काम करते थे, वे सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम के 7:30 बजे तक, वो 4:30 बजे तक काम करती थी। और फिर रामलिंगन की पत्नी करूथम्मा काम की निगरानी करती थी। कौन, रामलिंगन की जो ज़मीन का मालिक था उसकी पत्नी क्या करती थी, उस काम की निगरानी भी करती थी। साल में कुछ मौके ऐसे भी आते हैं जो कि नियमित रूप से मजदूरी मिलती हैं, और कुछ मौके में एक है, जैसे कि आप इसमें मैं धान रोप रही हूँ, जब धान की फसल थोड़ी बढ़ जाएगी तो रामलिंगन को निदाई के लिए, बाद में कटाई के लिए मजदूरों को बुलाया जाता है। मैं कम उम्र की थी जो निराई कटाई का काम आसानी से कर लेती, मतलब कम छोटी होने के कारण वह उम्र में छोटी होने के कारण वह निराई कटाई का काम बड़ी आसानी से कर लेती थी। जैसे कि उम्र हो रही तो मुझे झुककर भी काम करने में देर तक पानी में डुबोए, जैसे कि पानी में, जैसे धान रोपण करते हैं तो वह पानी में रहता है, पानी में देर तक खड़े रहेंगे तो वह उनको उसके पैर में क्या होता है, उसको तकलीफ़ होती थी। जैसे रामलिंगन ने के दिन में 40 रुपये की मजदूरी देता था, मतलब पूरा दिन भर काम करोगे तो रामलिंगन जो होता है वह है ज़मीन का मालिक, जो कि दिन भर काम करते तो उनको कितनी मजदूरी देता है, 40 रुपये मजदूरी देता है। गांव में ये मजदूरी का रेट थोड़ा कम था, मतलब कि जो गांव है वहाँ का कलपट्टू गांव, यहाँ की मजदूरी का रेट कैसा था, कम था। और फिर यहाँ पर रेट कम होने के कारण और फिर रामलिंगन मजदूरी का मुझ पर भरोसा भी था, और फिर काम होने पर मुझे बुलाएगा। बाकी लोगों की तरह वह आसपास के पड़ोसियों को सस्ते मजदूर मिल जाते। किसको मिल जाते, रामलिंगन को सस्ते मजदूर मिल जाते थे, जिससे कि वह अपना काम करवा लेता था। मेरा पति रमन, कौन है, मेरा पति रमन है। मेरा पति रमन भी एक क्या है, मजदूर हैं, जो हमारे आसपास की ज़मीन में, मतलब कि उनके घर के आसपास या आसपास में कोई भी ज़मीन नहीं है। साल के इन महीने में खेती में कीड़ों की दवाई छिड़कना, और जब खेतों में कोई काम नहीं मिलता है तो उसे पास के खान में पत्थर है, नदी से पत्थर का काम करना, या नदी से बालू, मतलब बालू का मतलब होता है रेत का भी काम मिल जाता था। जैसे पत्थर बालू के शहरों में मकान बनाने के लिए ट्रक में उनको रेतों को भरते थे ट्रक में, और फिर पत्थरों को भी ट्रक में भरते थे, जिससे कि वहाँ भरकर वह शहरों में
चला जाता था, फिर सारा काम भी करती हूँ और इसके बाद फिर खाना बनाती हूँ, कपड़े धोती हूँ, सफाई करती हूँ और दूसरी औरतों के साथ जाकर जंगल से क्या लकड़ी भी लाती हूँ, जिससे कि करीब उसका गांव करीब 1 किलोमीटर दूर क्या है बोरवेल है, जहाँ से वह पानी लेकर आती हैं। मेरे पति का घर सामान जैसे कि साग सब्जी आदि में मदद करते हैं, जैसे कि इसमें दिखलाया गया है डायग्राम में। फिर हम यहाँ से जनवरी से स्टार्ट करते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। मई और जून में बीड़ा करना यानी बीड़ा बनाना, जुलाई अगस्त में उसकी रोपाई करना, सितंबर अक्टूबर में निंदाई करना और नवंबर दिसंबर में फिर फसल की क्या करते हैं, कटाई करते हैं। फिर क्या तुलसी को साल की कमाई भर के मौके मिलते हैं। ऊपर दी गए चित्र के आधार पर आप बता सकते हैं कि उसको तुलसी को क्या साल भर पूरे साल भर काम मिलता है या नहीं मिलता, जिससे कि उसमें उसकी जीविका चल सके। तो कुछ उसको कुछ टाइम काम मिलता है, फिर कुछ टाइम खाली रहता है, जिससे कि वह खाली टाइम में और दूसरा काम कर लेता था। तो फिर इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें और फिर क्या होता है, फिर उसकी क्या है, हमारी 2 बेटियां हैं, जीवन में खुशी हैं, दोनों स्कूल जाती हैं और पिछले साल बेटी बीमार पड़ जाने के कारण उसे शहर के अस्पताल में ले जाना पड़ा, जिसके कारण कि रामलिंगम से उनको कुछ पैसा उधार लेना पड़ा और फिर उस पैसे को उधार चुकाने के लिए अपनी वह क्या करते हैं, गाय भी बेचनी पड़ती। किसको, तुलसी को। फिर तुलसी को काम भी दीजिए और कैसा लगा। तुलसी के अपने काम में बहुत पैसा मिलता था, वह समझ गया खेती के काम में मज़दूरों के पास कोई काम नहीं है। तो जैसे कि तुलसी के बारे में आप इसके ज़मीन है जो कमाई यानी आजीविका के तरीके से अलग चर्चा कीजिएगा। तो फिर जैसे कि हम तुलसी की कहानी में पढ़े हैं कि ग्रामीण इलाकों के गरीब परिवार हैं, सारा काम पानी और जलवान की लकड़ी यानी जलाने के लिए, लकड़ी लाने के लिए, जानवर चराने के लिए मैं भी बीतता था। इन कामों में कोई नहीं मिलता, मतलब जो काम करने के लिए उनको कोई नहीं मिलता, लेकिन गरीब परिवार के काम बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता। लेकिन जो गरीब परिवार होता उसके लिए काम ही बहुत महत्वपूर्ण हो जाता और वे मजदूरी हो जाता, जिसके कारण वे मजदूरी में थोड़ा सा भी पैसा मिलता है तो उनको वह काम कर लेते, जिससे कि उनका गुजारा नहीं हो पाता था और ज़िंदगी बसर चल रही थी और कामों को भी करना पड़ रहा था। हमारे देश में ग्रामीण परिवार का करीब कितना है, 40% खेतीहर मजदूर है। मतलब कि हमारे देश में कुल करीब 40% खेती ही मजदूर हैं। कुछ के पास ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं और कुछ के पास नहीं भी हैं। जैसे कि बाकी तुलसी की तरह भूमिहीन है, मतलब जो तुलसी है उसके पास भूमि नहीं है। कई बार जाने यानी कि जब वह पूरे साल काम नहीं मिल पाता तो मजबूरन उसकी खोज में वह, जब तुलसी को पूरे साल भर काम नहीं मिल पाता है, जिसके कारण कि आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है, उस कमज़ोर स्थिति को यानी कि दूर करने के लिए वह जब तुलसी दूर काम के लिए दूर चला जाता है, जिसके कारण के दूर दराज के इलाके में उसको काम करने के लिए जाना पड़ता है, जिससे कि वह पलायन मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर या विभिन्न मौसम में वह चला जाता है जो उसको काम मिले। फिर हम देखेंगे इसमें शेकर। अब शेकर यह धान यानी कि धान अपने घर लेकर जाता है। शेकर क्या करता है, हमें यह धान अपने घर लेकर जाना है और मेरे परिवार में अभी अभी फसलें की कटाई की, मतलब कि मेरा परिवार ने अभी अभी क्या धान की फसल की कटाई की है। हमारे पास 2 एकड़ ज़मीन है, किसके पास, शेकर के पास। हम खेत का सारा काम खुद ही कर लेते, ना कि उनको मजदूरों की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वे सारा काम अपने आप स्वयं ही कर लेते हैं। कई बार कटाई के समय दूसरे किसानों की मदद लेता हूँ, मतलब कि कटाई के लिए वह दूसरे किसानों की मदद लेता है और बदले में उनके खेतों में वह क्या करता है, कटाई करवा लेता है, जिससे कि उनका दोनों का काम आसानी से हो जाता है। व्यापारी ने उधार बीज, मतलब कि व्यापारी उससे क्या करते हैं, बीज उधार लेते हैं, खाद लेते हैं। इसे चुकाने के लिए क्या करते हैं, वह कुछ आने की कुछ धान क्या करते हैं, बेच देते हैं, जिससे कि उनकी उधारी में जो खाद है और बीज लेकर आते हैं वह आसानी से वह चुका देते हैं और कुछ बचता है तो वो अपने खाने पीने के लिए उसका उपयोग करते हैं और व्यापारियों को लिए
वह धान बेच देते हैं, जिसमें कि 60 बोरी धान मिलेगी, जिसमें कुछ वह उधार चुका देगा और कुछ क्या कर लेगा, बाकी अपने घर में रख लेगा। तो फिर इसमें आप देख सकते हैं कि ये धान की थ्रेशर मशीन है, जिसमें कि धान को अलग किया जा रहा है, मतलब कि धान को निकाला जा रहा है। लेकिन मेरे हिस्से में जो आता था वह सिर्फ ही 8 महीने तक ही चल जाता, बाकी 4 महीने के लिए वह क्या करता था, कुछ भी उधार लेता। किससे? रामलिंगम से चावल की मिल में काम करता था। और कौन? जो शेखर है। और फिर पड़ोसी किसान के धान इकट्ठा करने के लिए वह कई जगह पर समितियों में धान बेचते हैं और उनके बेचे जो रोज़ खर्चे के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा, उनके रोज़ के खर्चे के लिए थोड़ा पैसा मिल जाता है। कर्ज लेने पर जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा ही है कि शेखर जैसे किसानों ज़रूरत चीज़ों को खरीदने के लिए क्या पैसे का कर्ज लेते हैं, और अक्सर वह बीज, खाद आदि कीटनाशक में उसका उपयोग हो जाता है। जैसे कि इसमें दिखलाया गया है कि शेखर के परिवार में क्या करते हैं और क्या काम करते हैं। शेखर शहर के बाज़ार में धान क्यों नहीं बेच पाता, क्योंकि वह ज़्यादातर उधारी ले लेता। किससे? रामलिंगम से। ठीक, अधिकांशतः उसको वह उधारी चुकाने के लिए धान देना पड़ता था और फिर जो बचाता था उससे अपनी जीविका के लिए वह यानी कि पालन के खर्च के लिए रख लेता था। फिर जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं तुलसी की क्या समानता है, अंतर बताइए। जैसे कि हमने अभी देखा तुलसी के बारे में, उसको आपको इसमें बतलाना है। तो फिर हम देखते हैं आगे। दोस्तों, यदि आप चैनल में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नीचे लाल बेल आइकन बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फिर चलिएगा हम स्टार्ट करते हैं। फिर यहाँ से कि अगर बीज अच्छी किस्म का नहीं होता है तो फसल में कीड़े लग जाते हैं, मतलब कि जो बीज हैं उच्च क्वालिटी मतलब उच्च गुणवत्ता का नहीं होता तो उसमें फसल में क्या लग जाते हैं, कीट लग जाते हैं, जो पूरी जिससे कि पूरी फसल कैसी हो जाती है, बर्बाद हो सकती है। बारिश नहीं होने के कारण बर्बाद हो जाती है, और बारिश नहीं होने के कारण कैसी फसल भी खराब हो सकती है, जिससे किसान को उधार नहीं चुकाने की स्थिति पर नहीं, जो किसान जो उधार लिया जाता था उसको चुका नहीं पाते थे, जिसके कारण परिवार पैसे के कर्ज के तौर पर ही लेना पड़ता था, जो उसकी उधारी को नहीं चुका पाते थे, जिसके कारण कि उनको उधारी के लिए पैसे कुछ कर्ज में लेना ही पड़ता, जिससे कि अपना काम कर सकें। और जल्दी से कर्ज इतना बढ़ जाता था कि मतलब कि ब्याज ज़्यादा होता है, जिसके कारण कि ब्याज जो उनका जो पैसा है वह है अधिक हो जाता है, उसे चुका नहीं पाते हैं, और कुछ ऐसी स्थिति में चुका नहीं पाते हैं। तो इस स्थिति को कहते हैं कि जब जिसके कारण किसान जो कर्ज के तले ही दब जाते हैं, मतलब कि ज़्यादा कर्ज हो जाता है, जिसके कारण कि वह उस कर्ज में ही दब जाते हैं, विपदा का मुख्य कारण ही बन जाता है। किसानों के कर्ज में बोझ को दबकर, जिससे कि अत्यधिक बोझ हो जाता है जिसका ये कर्ज है, तो वह किसान क्या करता है, अपने आप को आत्महत्या भी कर लेते हैं। जैसे रामलिंगम और करूथम्मा। तो ज़मीन के अलावा रामलिंगम के परिवार के पास एक चावल की मिल थी, मतलब रामलिंगम का परिवार ज़मीन तो थी ही उनके पास, और धान के लिए एक क्या थी, एक मिल भी थी, जो कीटनाशक बेचने के लिए दुकान भी थी, मिल भी थी, इन्हें कुछ पैसा भी था। तो फिर रामलिंगम के पास 20 एकड़ ज़मीन के हिस्से पर रोपी गई धान की फसल, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि इस डायग्राम में बतलाया गया है। तो फिर हम देखते हैं इसमें आगे क्या होता है इस कहानी में। तुलसी शेखर का विवरण दोबारा पढ़िए, और भी अपने बड़े किसान रामलिंगम के बारे में क्या कहते हैं, मतलब कि तुलसी अपने रामलिंगम के बारे में क्या कह रहे हैं। फिर इसके पास कितनी ज़मीन थी, 2 एकड़ थी, और ज़मीन के उगने वाला धान क्या करता था, वह किसको दे देता हुआ है, शेखर किसको दे, तुलसी और शेखर विवरण। तो इसमें जो इनके पास जो धान होती है वो अधिकांशतः किसको दे देते हैं, रामलिंगम को देते हैं, जो कर्ज के तौर पर लेते हैं उधारी में। खेती के अलावा उसकी कमाई का और क्या साधन था, मतलब कि वह खेती के अलावा क्या करता था, मजदूरी भी करता था, और पत्थर और रेत में जो बालू का भी काम करता था, लगाया था, और थोड़ी सरकारी बैंक से भी कर्ज लिया था,
जो कलपट्टू और उसके आसपास के गांव में धान खरीदते जो कर्ज से क्या करते, कलपट्टू के आसपास के गांव से क्या करते थे, वह धान खरीदते थे। मिल में चावल के आसपास शहरी व्यापारी को बेचते, उस चावल को खरीदते थे और मिल में शहर के आसपास के व्यापारियों को वह चावल को बेच देते, जिससे उनको खासी अच्छी कमाई होती थी। किसको होती थी ये कमाई? रामलिंगन को। भारत में खेतीहर मजदूर और किसान। कलपट्टू में गांव तुलसी की तरह एक खेतीहर मजदूर है, शेखर की तरह छोटे किसान हैं और रामलिंगन जैसे बड़े किसान। शेखर कैसा? छोटा किसान है, रामलिंगन बहुत बड़ा किसान है। भारत में 5 ग्रामीण परिवार को लगभग खेतीहर मजदूरों में ऐसे सभी परिवार की कमाई के लिए दूसरों की खेती पर निर्भर करते हैं। मतलब जिसके पास खेती नहीं है तो वह दूसरे की खेती पर निर्भर करते हैं और वहाँ पर काम करते हैं। और फिर इसमें भूमिहीन और कईयों के पास तो ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं और किसी के पास तो कुछ भी नहीं है। शेखर जैसे छोटे किसानों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से खेत में बहुत ही छोटे पड़ते हैं और भारत में लगभग 80% किसानों के हालात यही है। भारत में केवल 20% किसान ही रामलिंगन जैसे बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं और किसान गांव के अधिकार ज़मीन पर ही रहते हैं। तो फिर इसमें हम देखते हैं अब इसके बारे में कि क्या क्या हुआ था। खेती करते हैं और उनकी जो उपज जो होती है बहुत बड़ा भाग जो का बाज़ार में बेच देते हैं। यह कई किसानों यानी कि जो कई बड़े किसान के काम धंधे शुरू कर देते हैं। मतलब जो बड़े किसान होते हैं वह इस प्रकार के काम धंधे क्या करते हैं, शुरू कर दिए। जैसे कि दुकान को चलाना, सूद से पैसा देना, छोटी फैक्ट्री को चलाना, जो इसके आंकड़े के बारे में आप देख सकते हैं। हमारे यहाँ कलपट्टू में होने वाली खेती को पढ़ा ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के साथ साथ जंगल की उपज जैसे कि पशुओं आदि पर निर्भर करते हैं। जो क्या करते हैं, वह जंगल में जो खेती की उपज होती है जो पशुओं के आदि पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण के माध्यम से आप भारत में कुछ गांवों खेती जंगल उपज जो आजीविका के प्रमुख महत्वपूर्ण साधन हैं। कैसे कि भारत में इसमें जो छोटे मोटे जंगल से अपने क्या करते हैं, आजीविका का साधन या उनसे क्या करते हैं, महुआ बीनने, तेंदूपत्ते इकट्ठे करने, शहद निकालने, व्यापारी को निकाल कर क्या करते हैं, वह व्यापारी को बेच देते हैं, जैसे उनके अतिरिक्त आय का प्रमुख साधन बन जाता है। इसी तरह आप सरकारी समितियों के पास या शहर के पास दूध बेचना, जिनके पास गाय होती है तो वह क्या करते हैं, सरकारी समितियों में ले जाकर क्या करते हैं, दूध बेच देते हैं। इनके लिए आजीविका के लिए मुख्य साधन है। समुद्री तटों के इलाके पर हम देखते हैं कि पूरे गांव में मछली पकड़ने में लगे हैं और बढ़ चढ़ कर मछली पकड़ने वाले परिवार में थोड़ा और जाने तो यह परिवार कलपट्टू के पास पुटुपेट नाम के गांव में रहता है। कहाँ पर? पुटुपेट नाम के गांव पर। तो हम इसमें देख सकते हैं जैसे कि और फिर इसमें नागालैंड में जो सीढ़ीदार नुमा खेती की जाती है कि नागालैंड में किस तरह से सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो हम इसमें अब देखेंगे कि एक गांव है, गांव का नाम है चिजामी है। कहाँ का है? नागालैंड का, फेक ज़िले में स्थित है। कौन से ज़िले में? फेक ज़िले में। इस गांव में रहने वाले लोग चाकेसंग समुदाय के हैं। कौन करते हैं? जैसे सीढ़ीनुमा खेती करते हैं और इसका मतलब है कि पहाड़ी में ढलाव होने के कारण सीढ़ीनुमा बना देते हैं जिससे कि पानी सीधे नीचे ना आए और फसल को वहाँ स्थायी रूप में जमा कर रखे, जिससे कि वह उग जाती है तो वह पानी सीधा ना आकर थोड़ा थोड़ा रिस के आने लगता है। जो किसकी फसल के लिए? चावल की फसल के लिए है प्रमुख सीढ़ीदार के जो खेती की जाती है। जैसे कि सिजामी के लोग के पास अपने खेत होते हैं, मतलब कि अपने खेत में जो पहाड़ी नुमा खेत ढलाव खेत होते हैं उनमें इस तरह की खेती की जाती है, जिससे कि वह 6 से 8 लोग इसमें समूह के रूप में बनाते हैं और इकट्ठे मिलजुल कर एक दूसरे की पहाड़ के एक हिस्से से घास पतवार साफ करते हैं और फिर उसको जोतते हैं, जिससे कि वहाँ पर धान की अच्छे से फसल या पैदा की जा सके। अब इसमें देखेंगे हम कि फिर क्या जैसे कि इसमें क्या मछली पकड़ने वाले कुछ मछुआरे हैं, इनके बारे में हम देखते हैं।
अरुणा और पारिवेलन, इसके बारे में अब देखते हैं। पुदुपेट कल्पट्टू से ज़्यादा दूर नहीं, मतलब कि पुदुपेट और कल्पट्टू से जो दोनों आस पास में है, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ के लोग क्या करते हैं, मछली पकड़ते हैं, आजीविका चलाते हैं। उनके समुद्र के पास होते हैं और वहाँ पर चारों ओर जाल या कैटरमैन, जिसे का कहा जाता है कैटामरैन, मछुआरों की खास एक छोटी सी नाव होती। कैटामरैन क्या होती है, छोटी सी नाव होती है जिसमें वह जाल चलते हैं, तो वह जाल फेंकते हैं, जिससे जाल में मछली फंस जाती है, जिसके कारण कि ये लोग क्या करते हैं, सुबह समुद्र के किनारे पर गहमा गहमी रहती, मतलब कि ज़्यादा लोग रहते हैं जो कि समुद्र के किनारे मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, तो उनमें क्या क्या रहता है, गहमा गहमी रहती है। और इस समय कैटामैन मछली पकड़ जाते, मतलब कैटामरैन मछलियाँ पकड़ कर लौट आते हैं। तो मछली खरीदने के लिए, बेचने के लिए सारी औरतें क्या होती है, वह इकट्ठे हो जाती हैं। और फिर इसमें देखते हैं कि मेरा पति पारिवेलन, मेरा भाई जीजा, और आज बहुत देर से, मतलब कि उनको मछली पकड़ने में बहुत ज़्यादा समय लग गया था, तो मैं परेशान हो गई। और हमारे कैटामरैन के में जो इकट्ठे समुद्र में इकट्ठे हो जाते हैं, और फिर उन्हें बताया गया है कि आज तूफ़ान में फंस गए हैं। किनको, उनको यह खबर मिलती है कि आज तूफ़ान में फंस गए हैं। तो फिर इसमें हम देखेंगे कि आज मछलियाँ पकड़ी गई और उनमें मैंने परिवार के कुछ मछलियों की एक तरफ उठा रख ली थी, बाकी मैं नीलामी में कर दी, मतलब कि एक मछली को कुछ तरफ अलग रख ली और बाकी को क्या कर दिया, उसने नीलामी कर दूंगे। और फिर नीलामी में जो पैसा मुझे मिलता था वह 4 भागों में बांट लिया जाए। 3 भागों में उन हिस्से को मैं बांट देती थी, और एक आने की जो मछली पकड़े जाते हैं उन्हें बाकी के एक हिस्से में उसे मिलता था, जो मछली पकड़ कर लेकर आते थे। और जिसकी नाव और जाल यानी कि वगैरह होती थी, उसको एक, जो कि जाल का कैटामरैन, उसका इंजन हमारे हैं। जो जाल का प्रमुख कैटामरैन का इंजन है वो किसका है, हमारे। ऐसे कौन बोलती हैं, ये औरतें बोलती हैं। तो यह हिस्सा हमें मिल जाए, तो यह बैंक से उधार लेकर इंजन खरीदा, जो कैटामरैन में लगाया था। कैटामरैन एक नाव है, नाव में इस इंजन को, जो बैंक से उधार पैसे लेते हैं कर्ज के रूप में, और एक कैटामरैन इंजन खरीदते हैं और उसको नाव में लगा देते हैं। तो फिर ये समुद्र से दूर जाते हैं ज़्यादा मछली पकड़ने के लिए। फिर नीलामी जो औरत यहाँ पर से मछलियाँ खरीदती हैं, वो बेटोकरी भर कर पास के गांव में, मतलब कि जो मछलियाँ जो पकड़ कर लेकर आती है उसको टोकरियों में भरकर गांव के पास में ले जाती है। फिर वहाँ क्या करती है, मछली को बेचती हैं, सारी दुकानें खरीदते हैं, यानी कि दुकानों के लिए मछलियाँ खरीदते हैं। दोपहर 12 बजे तक की ही नीलामी का काम निपटा देती, मतलब कि 12 बजे तक ही पूरी मछलियों की क्या हो जाती है, यहाँ पर नीलामी हो जाती है। फिर शाम को मेरा पति बाकी रिश्तेदार से मिलकर जाल को सुलझाते हुए उसकी मरम्मत करते हैं। कल सुबह 2 बजे फिर समुद्र की तरफ चल जाएंगे। और हर साल मानसून के दौरान करीब 4 महीनों में वह समुद्र में ही नहीं जा पाते, क्योंकि मानसून इतना होता है और तूफ़ान की वजह से वह मछली पकड़ने के लिए 4 महीने से ज़्यादा समय में नहीं जा पाते। यह मछली के प्रजनन का समय होता है, जिससे कि मछलियाँ, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये औरतें मछली की बोली लगाती हैं और यह मछली को बेचने का कार्य करती हैं। तो इनमें से महीनों में व्यापारियों से उधार लेकर गुजारा चलाते हैं, और कारण बंद है मजदूर उसी व्यापारियों को बेचने, मतलब कि जो मजदूर हैं वो उस मछलियों को उसी व्यापारी को बेचती है, जिससे कि वह उधार लेती हैं, और हम खुद इसकी नीलामी नहीं कर पाते हैं। और फिर खाली महीने जो काटने के लिए मुश्किल होता है, मतलब कि जिस समय उनको कुछ काम नहीं मिलता, उस समय जो खाली जो महीना है तो उसमें काटने के लिए उनको बहुत ही कठिनाई या मुश्किल का सामना करना पड़ता। पिछले साल जो सुनामी के कारण यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और फिर इसमें हम ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन देखते हैं। अब ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के लेकर वह अपनी आय विभिन्न तरीके से कमाते हैं। कुछ जो खेती और बाड़ी का काम करते हैं, कुछ अन्य काम भी करते हैं, आजीविका चलाते हैं। खेती के लिए कई तरह के काम करते हैं, जैसे कि खेती तैयार करना, रोपाई करना, बुआई करना, निराई करना, कटाई करना आदि, जो इस तरह के काम
ये प्रकृति पर निर्भर करते हैं। तो इस तरह से ऋतुओं में ऋतु जैसे कि ऋतु आती है उसके इर्द-गिर्द यह काम चलता रहता है। फिर बुवाई और कटाई के समय में लोग यह काफ़ी व्यस्त रहते हैं, मतलब कि जब बुवाई होती है उस समय और कटाई के समय लोग क्या करते हैं, बहुत ही व्यस्त रहते हैं, वह कामों में अधिक जुड़े रहते हैं। तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, तो अब हम देखेंगे कि इसमें कि दूसरे समय में काम का बोझ कम होता है और इसके अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण अलग अलग तरह की फसलें उगाते हैं और फिर इन परिस्थितियों में से और उनकी समस्या का काफ़ी समानता पाई जाती है। जैसे कि ज़िंदगी का बसर करना, काम बिताना, काम इत्यादि निर्भर करते हैं, जैसे कि ज़मीन जोतना और फिर जैसे कि लोग की ज़मीन मज़दूरों पर निर्भर रहती है। ज़्यादातर किसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बाज़ार में बेचने के लिए फसल उगाते हैं, जिससे कि उनकी जो आर्थिक ज़रूरतें हैं वह पूरी हो सके। वह अपनी फसल व्यापारी को बेचने यानी कि बेचनी ही पड़ती है, जिससे कि वह पैसा उधार लेते हैं। उधार किस लिए? गुजारा बसर करने के लिए परिवार के खेतिहर और खातेदार उधार लेते हैं। इस तरह से वह तब लेना पड़ता है। उनके पास कोई काम नहीं होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार में बहुत बड़ी ज़मीन, व्यापार आदि काम धंधे फल फूल रहे थे। ज़्यादातर छोटे किसानों, खेतिहर, मजदूर और मछली पकड़ने के लिए परिवार गांव के हाथ स्लिप का कार्य करने वाले लोगों के को पूरे साल का रोज़गार नहीं मिल पाता। तो इस तरह से दोस्तों हमने आज जो एनसीईआरटी चैप्टर जो 8 है उसको आज हमने कंप्लीट कर लिया। तो अब देखते हैं हम इसमें कि कुछ क्वेश्चन हैं जिसके बारे में आप इनको पढ़कर इनको आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि हमने अभी इनकी थ्योरी पढ़ी, उस थ्योरी के आधार पर आप में जो इन क्वेश्चन है क्वेश्चनों को आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो फिर इसमें देखते हैं, जैसे कि कुछ क्वेश्चन है, लेकिन शेखर है, रामलिंगन है। खेती की हुई ज़मीन, मतलब खेती की हुई ज़मीन है, फिर मज़दूरों की ज़रूरत है, उधार की ज़रूरत है, फसल का बिकना है और उनके द्वारा लगाए गए क्या अन्य काम जो इसमें आप भर सकते हैं। तो दोस्तों सेशन कैसा लगा है? तो सेशन पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।